वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम फिर वापस आए हैं कमाल की फिल्म के साथ जिसका नाम है लकी भास्कर। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन ज़रूर पसंद आएगा। कहानी की शुरुआत में साल 1992 बॉम्बे का सीन दिखाया जाता है, जहां पर भास्कर नाम का आदमी मॉर्निंग वॉक से घर लौटता है। तभी सीबीआई ऑफिसर लक्ष्मण और उसकी टीम भास्कर के घर पर रेड करती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। भास्कर एक बैंक एम्प्लॉयर है। सुबह सुबह पुलिस भास्कर को उसके बैंक लाती है, जो था मगधा बैंक, जिसमें भास्कर काम करता था। लक्ष्मण बताता है कि तुम्हारे बैंक में पैसों का बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, हम लोग उसी की जांच करने के लिए आए हैं। फिर भास्कर की वाइफ सुमति उसे कॉल करके बताती है कि कुछ सीबीआई ऑफिसर हमारे घर की तलाशी ले रहे हैं, आप किधर हो। भास्कर कहता है कि तुम फिक्र मत करो, उन्हें अपना काम करने दो। इधर बैंक में ऑफिसर्स ने सारी फाइलें बिखेर रखी थी, उनकी इन्वेस्टिगेशन जोरों शोरों पर थी। इसी बीच भास्कर हमें अपने बारे में बताना शुरू करता है। भास्कर मगधा बैंक का एक छोटा सा एम्प्लॉयर था। उसकी सैलरी थी करीब 6,000 रुपये और उसने 36,000 का कर्जा भी ले रखा था। भास्कर रोज अपने बजाज स्कूटर पर बैठकर टाइम से बैंक पहुंच जाता था और सीनियर्स के दिए सारे कामों को बिल्कुल ईमानदारी से करता था, इस उम्मीद में कि किसी दिन उसका भी प्रमोशन होगा, जिससे उसका सारा कर्जा चुकता हो जाएगा। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि उस ज़माने में कंप्यूटर्स ज़्यादा प्रचलन में नहीं थे। बैंक का सारा काम जैसे कि लेज़र स्टेटमेंट वगैरह एम्प्लॉयज़ मैनुअली ही भरा करते थे। फिर कभी 3 महीने या 6 महीनों में सारा डेटा कंप्यूटर में फीड किया जाता था। भास्कर का एक बेस्ट फ्रेंड भी था, सांबा, और ये दोनों क्लासमेट्स थे। लेकिन भास्कर पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए वो पढ़ लिख कर बैंक एम्प्लॉय बन गया, जबकि सांबा क्लर्क का काम करता था। साथ ही थोड़ी बहुत साइड इनकम के लिए भास्कर बैंक में आने वाले कस्टमर्स के एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल किया करता था। खैर, एक दिन कंपनी में एंथनी नाम का बंदा भास्कर के बैंक में 2 लाख का लोन लेने के लिए आता है और भास्कर जब उससे सिक्योरिटी के बारे में पूछता है तो एंथनी कहता है कि मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है, तो भास्कर उसे लोन देने से मना कर देता है। वहीं हम भास्कर को देखते हैं जिसने पूरे मोहल्ले से कर्जा ले रखा था, इसलिए वो हमेशा सभी से बचते बचते रहता था। बात करें उसके माँ बाप की, तो भास्कर के पिताजी एक ज़माने में सीए थे, लेकिन उनके साथ उनके फ्रेंड ने ही पैसों की हेरा फेरी की थी, जिसके कारण वो डिप्रेशन में चले गए थे। इसके बाद ना वो किसी से बात करते थे, ना ही कोई और काम करते थे, बस चाय पीते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते और चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठे रहते। वहीं भास्कर की माँ उसके बचपन में ही चल बसी थी, जिससे कि उसके छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी भी उसी पर थी। अब हमें पता चलता है कि भास्कर की बीवी सुमति ने अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर उससे लव मैरिज की थी। सुमति के माँ बाप भास्कर की कम सैलरी के कारण उसे बहुत नीची नज़रों से देखते थे। सुमति और भास्कर का एक बेटा भी था और सुमति का सपना था कि भास्कर बैंक से लोन ले ले ताकि वो अपना अचार का बिजनेस शुरू कर सके। तब भास्कर उसे समझाता है कि पहले पुराना कर्जा चुकता हो जाए, फिर नया कर्जा लेने की सोचेंगे। इन्हीं सब के बीच एंथनी आए दिन भास्कर के पास लोन मांगने आ जाता था। फिर एक दिन एंथनी भास्कर को बताता है कि मलेशिया से इंडिया एक शिप आई है, जिसमें उसने ढेर सारे टीवी मंगवाए हैं और आधे अमाउंट तो उसने पे कर दी है, बाकी का आधा पैसा उसने टीवी की डिलीवरी लेने के बाद पे करने का वादा किया था। एंथनी भास्कर से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे 2 लाख की ज़रूरत है। जिन लोगों ने मुझे पैसे देने का वादा किया था वो सब अपनी बात से मुकर गए हैं। इंडिया में वैसे ही टीवी की डिमांड बढ़ती जा रही है, आप मुझे सिर्फ 2 लाख रुपए दे दीजिए, मैं टीवी बेच करके जो भी आप बैंक का लोन होगा वो चुका दूंगा। अगर अभी मैंने कंपनी वालों को पैसे नहीं दिए तो वो लोग उन टीवी को कहीं और गिरा देंगे। अब एंथनी की स्टोरी सुनने के बाद सांबा भास्कर से कहता है कि तेरा साला तो रियल स्टेट लाइन में है ना, उसे बात करके देख, हो सकता है कि वो पैसों की कुछ मदद कर दे और प्रॉफिट होने पर एंथनी भाई हमें भी थोड़ा बहुत हिस्सा दे देंगे। हालांकि भास्कर को अपने साले से मदद लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, फिर भी भास्कर कहता है कि ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। इसके बाद एक पटेल नाम का आदमी आकर पूरे मोहल्ले के सामने भास्कर की शर्ट फाड़ देता है। इतना ही नहीं, वो उसका बजाज स्कूटर भी उठाकर अपने साथ ले जाता है और वो कहता है कि पहले उधार दिया पैसा लौटाओ, फिर आकर अपना स्कूटर ले जाना, जिससे भास्कर को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अब अगले दिन भास्कर के पास टैक्सी में जाने तक के पैसे नहीं होते, तो वो पैदल पैदल दौड़कर ही अपने ऑफिस पहुंचता है। फिर बैंक जाकर भास्कर को एक और बड़ा बहुत झटका लगता है और उसे पता चलता है कि जो प्रमोशन भास्कर को मिलने वाला था वो किसी और एम्प्लॉय को मिल गया है। और सभी बैंक कर्मचारी भी भास्कर के लिए बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्हें भी यही लगा था कि ये प्रमोशन भास्कर को ही मिलेगा। तब भास्कर जाकर अपने रीजनल मैनेजर से कहता है कि सर, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, बैंक का बेस्ट एम्प्लॉय हूँ, हर साल एम्प्लॉय ऑफ द ईयर मुझे मिलता है, हर महीने के टारगेट को भी समय पर पूरा करता हूँ,
लेकिन आपने बंगाली होने का कारण बंगाली को ही प्रमोशन दे दिया, ये तो आपने बहुत गलत किया। ये सुनकर रीजनल मैनेजर भास्कर को झाड़ देता है, कहता है कि उसे मैंने उसकी काबिलियत के दम पर प्रमोशन दिया है, ना कि बंगाली होने की वजह से। और वैसे भी तुम तो कस्टमर की एप्लीकेशन फॉर्म भर भर के अपनी जेब भर रहे हो। अगर ये बात जीएम साहब को पता चल गई तो तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। क्या मैं तुम्हारी कंप्लेंट जीएम साहब से कर दूं? तब भास्कर की शक्ल रोने वाली हो जाती है और वो बेचारा हाथ जोड़कर कहता है कि नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। फिर सभी एम्प्लॉय भी ये सब तमाशा देख रहे होते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद भास्कर नॉर्मल होकर रोज़ की तरह अपना काम करने लगता है। फिर शाम को भास्कर और सांबा किसी कैफ़े में चाय पी रहे होते हैं। तब एंथनी फिर भास्कर से पैसे मांगने आता है, कहता है सर, आज बाकी बचे पैसे देने का आखिरी दिन है। अगर आज मैंने उनको पैसे नहीं दिए तो वो सब टीवी को नीलाम कर देंगे, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये सुनते भास्कर अपने बैग से 2 लाख रुपए निकालकर एंथनी के हाथ में थमा देता है। ये देख सांबा तो हैरान हो जाता है, पूछता है कि ये तूने कैसे अरेंज किए। असल में भास्कर ने लॉकर में रखने के बहाने बैंक का पैसा अपने बैग में डाल दिया था और आज फ्राइडे होने के कारण बैंक अगले 2 दिन बंद रहेगा। भास्कर ने सोचा 2 दिनों में एंथनी टीवी बेचकर उसे पैसे वापस लाकर दे देगा। फिर वो मंडे को सुबह जाकर पैसे लॉकर में वापस रख देगा, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। यहाँ भास्कर कहता है कि अगर किसी को पता चला तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे मैं तो पहले से ही इतनी मुसीबत में हूँ, उस पर नौकरी भी चली गई तो कौन सी बड़ी बात होगी। फिर एंथनी कहता है कि इंडिया में आजकल टीवी की बहुत डिमांड है, लेकिन दूसरे देश से इम्पोर्ट होने के कारण टीवी के पीछे काफ़ी सारा टैक्स कर भरना पड़ता है, जिससे एक टीवी की कीमत तकरीबन 30,000 तक बढ़ जाती है। हालांकि हम एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल करके काफ़ी सारा टैक्स बचा सकते हैं। इंडिया में स्पेयर पार्ट्स इंपोर्ट करने पर कोई भी टैक्स नहीं लगता, तो हम स्पेयर पार्ट्स के नाम पर टीवी इंपोर्ट करेंगे। बाकी हम पोर्ट के ऑफिसर को थोड़ा बहुत खर्चा पानी दे देंगे ताकि वो हमारे काम में टांग ना अड़ाए। इस तरह हम 300 टीवी 12,000 में खरीद सकेंगे और उसी टीवी को हम डबल रेट यानी कि 24,000 में बेचेंगे। इतना ही नहीं, मार्केट रेट से कम टीवी बेचने पर सारे कस्टमर हमारा ही टीवी खरीदेंगे और ये आइडिया सबको काफ़ी अच्छा लगता है। खैर, अब अगले दिन देर रात तक भास्कर एंथनी का वेट करता है, मगर एंथनी पैसे लेकर वापस नहीं लौटता। फिर एंथनी और सांबा भास्कर के पास आते हैं। सांबा मायूस चेहरे के साथ कहता है कि सब खत्म हो गया। तभी एंथनी हंसते हुए भास्कर को कहता है कि अरे सर, सारे के सारे टीवी बिक गए, ये लीजिए आपके 2 लाख और आपका हिस्सा भी। ये खबर सुनकर भास्कर बहुत खुश होता है और वो एंथनी को शुक्रिया अदा करता है, वरना उसकी नौकरी और इज्जत दोनों चली जाती। वहीं एंथनी उस पर भरोसा करने के लिए थैंक यू कहता है। फिर मंडे मॉर्निंग भास्कर बैंक जाकर उन 2 लाख को लॉकर में वापस रख देता है। इस दिन के बाद से भास्कर, एंथनी और सांबा तीनों पार्टनर बन गए। भास्कर छिपकर बैंक से पैसे निकालकर एंथनी को देता है। एंथनी टीवी इंपोर्ट करता है और उनके बीच का जो प्रॉफिट होता है वो तीनों बांट लेते हैं। रिश्वत के तौर पर वो लोग पोर्ट के ऑफिसर्स को आए दिन छोटी मोटी पार्टीज देते रहते थे ताकि वो लोग भी अपना मुंह बंद रख सकें। ऐसे ही धीरे धीरे भास्कर का कर्जा भी उतर गया। पर ये सब देखकर सुमति भास्कर पर शक करने लगी थी कि कहीं ये कोई गलत काम तो नहीं कर रहे थे। तब भास्कर सुमति से बस इतना ही कहता है कि मैं मेरे दोस्तों के साथ मिलकर बिजनेस कर रहा हूँ। इसके बाद भास्कर धूमधाम से अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करता है। ये देखकर उसके सभी रिश्तेदार उसे जल जाते हैं। उसी पार्टी में एंथनी, सांबा और भास्कर से कहता है कि मेरे बेटे को अमेरिका में जॉब लगी है, वो मुझे अपने पास अमेरिका बुला रहा है। अगर मैं वहाँ चला गया तो मेरा बिजनेस सब बंद हो जाएगा और मुझे उसी की कमाई खानी पड़ेगी। अब तक मैंने जो कुछ भी कमाया सब बेटे की पढ़ाई लिखाई में लगा दिया। अब मेरे पास कोई भी सेविंग्स नहीं बची हैं। इससे पहले मैं अमेरिका जाऊँ, क्यों ना हम एक बड़ी डील करें। प्रॉफिट को तीनों आपस में बांट देंगे। उन्हीं पैसों से मैं अमेरिका में कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर लूँगा। आगे एंथनी बताता है कि इस हफ्ते दुबई से 3 महंगी गाड़ियाँ आ रही हैं जिनके कोई कागज़ नहीं है। अगर हम ये 3 गाड़ियाँ डीलर को बेच दें तो हमारी किस्मत पलट जाएगी, लेकिन इस सौदे के लिए हमें 10 लाख रुपए चाहिए। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि उस ज़माने में 10 लाख रुपए की बहुत बड़ी कीमत हुआ करती थी। भास्कर कहता है कि अरे बाप रे, 2 लाख की बात होती तो ठीक था, लेकिन 10 लाख तो बहुत ज़्यादा हैं। बैंक वालों को शक हो जाएगा। हालांकि बाद में भास्कर का मन बदल जाता है और वो डील के लिए रेडी हो जाता है। फिर भास्कर जैसे तैसे बैंक से 10 लाख निकालकर एंथनी को देता है और ये लोग पोर्ट पर उन गाड़ियों की डिलीवरी लेने जाते हैं। मगर जब वो लोग गाड़ियाँ लेकर डीलर के पास जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस डीलर को तो पुलिस ने किसी और केस के अंदर अरेस्ट कर लिया है। ये सुनकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। तभी भास्कर के दिमाग में एक आइडिया आता है।
वो उन गाड़ियों पर गवर्नमेंट का नंबर प्लेट लगवा देता है। इसके बाद कुछ बेकारियों को नेता बनाकर उन गाड़ियों में बिठा देता है। वहीं एक बार डांसर को फिल्म एक्ट्रेस बनाकर एक गाड़ी को चेक पोस्ट पार करवाता है। तब पुलिस भी इन्हें वीआईपी गाड़ियां समझकर ज़्यादा कुछ नहीं पूछती। फिर उन गाड़ियों को ये लोग गोवा में ले जाकर बहुत अच्छी कीमत पर बेच देते हैं और गोवा से लौटने के बाद एंथनी अमेरिका के लिए रवाना हो जाता है। फिर अगली सुबह भास्कर पैसे लेकर बैंक जाता है, जहां वो देखता है कि पुलिस और आरबीआई ऑफिसर पहले से मौजूद हैं। असल में बैंक के रीजनल मैनेजर और रीजनल असिस्टेंट मैनेजर ने मिलकर एक बहुत बड़ा स्कैम किया था। ये देखकर भास्कर बहुत ज़्यादा सोचने लगता है कि इन पैसों को मैं लॉकर में कैसे रखूं। उसी समय जीएम भास्कर से उसके हाथ में पकड़े सूटकेस के बारे में पूछने लगता है। कहता है, भास्कर, आज तुम सूटकेस के साथ बैंक में क्यों आए हो? इसमें क्या है, दिखाओ ज़रा। भास्कर कहता है कि सर, छुट्टी थी ना, तो मैं अपने गांव चला गया था, वहीं से सीधा बैंक आ रहा हूं। फिर सूटकेस खुलने के अंदर से तो कपड़े ही निकलते हैं। तब हमें पता चलता है कि जब सभी लोग बैंक से बाहर गए थे, उस समय भास्कर ने मौका देकर उन पैसों को अपनी जगह पर वापस रख दिया था। खैर, सब हो जाने के बाद भास्कर सांबा से कहता है कि अब मैं इस काम को छोड़ दूंगा, ये काम बहुत रिस्की है। वहीं सांबा तो अपनी क्लर्क की नौकरी छोड़कर किसी स्मगलिंग के काम में लग गया था। अब भास्कर के पास उस समय 50 लाख इकट्ठे हो गए थे। उसमें से उसने अपने लिए गाड़ी खरीदी, बीवी का बिजनेस स्टार्ट करवाया। फिर भास्कर का छोटा भाई उसे आकर बताता है कि भैया, मुझे लंदन की यूनिवर्सिटी में सीट मिली है। अगर मैं इंडिया से इंजीनियरिंग करता हूँ तो मेरी सैलरी केवल 5 से 10 हज़ार होगी। वहीं अगर मैं लंदन या अमेरिका में करूँगा तो मुझे महीने का 60,000 रुपये मिलेंगे। तब भास्कर खर्चे करके अपने भाई को लंदन पढ़ाई के लिए भेज देता है। फिर एक दिन बैंक का चेयरमैन बैंक आता है और भास्कर से कहता है कि रीजनल मैनेजर और रीजनल असिस्टेंट मैनेजर के कारण हमारे बैंक की बहुत बदनामी हुई है, इसीलिए मैं बैंक में कुछ बदलाव कर रहा हूँ। आज से तुम इस बैंक में असिस्टेंट जनरल मैनेजर हो और तुम्हारी सैलरी होगी 1 लाख। अगर और कुछ भी चाहिए तो बता देना। ये सुनकर भास्कर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। भास्कर चेयरमैन से कहता है कि उसे मारुति सुजुकी 800 चाहिए, जो उसके गैराज में खड़ी हुई है, और चेयरमैन उसे वो गाड़ी दे देता है, जिसे भास्कर खुशी खुशी अपने घर ले आता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। ऑफिसर लक्ष्मण भास्कर का बैंक स्टेटमेंट देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि भास्कर के बैंक के अकाउंट में 100 करोड़ थे। लक्ष्मण पूछता है कि एक मामूली बैंक एम्प्लॉय के खाते में इतनी बड़ी रकम कहाँ से आई। इसके बाद भास्कर को सोचने लगता है और फिल्म फिर से फ्लैशबैक में जाती है। जिस समय चेयरमैन ने भास्कर को जनरल असिस्टेंट मैनेजर बनाया था, तब चेयरमैन ने भास्कर से कहा था कि हमारे बैंक में कुछ वैल्यूएबल कस्टमर्स हैं जो बैंक के लिए बेहद ज़रूरी हैं। उन्हीं में से एक कस्टमर है हर्षद मेहता। भास्कर, आज से तुम पर्सनली मिस्टर हर्षद मेहरा का अकाउंट हैंडल करोगे, जिस पर भास्कर मान जाता है। फिर अगले दिन हर्षद मेहरा का खास आदमी सूरज बैंक आता है और वो कुछ डॉक्यूमेंट को भास्कर को सौंपते हुए कहता है कि ये कटारी बैंक के बीआर पेपर्स हैं। उस समय बैंक का एक पीएन चंदन नाम के एक एम्प्लॉय से पूछता है कि सर, ये बीआर का मतलब क्या होता है। चंदन पीएन को बताता है कि जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं, उसी तरह से बैंक भी दूसरे बैंक से लोन ले सकता है, मगर आरबीआई के नियम के मुताबिक एक बैंक डायरेक्टली दूसरे बैंक को लोन नहीं देता। दोनों बैंक के बीच में एक ब्रोकर का होना ज़रूरी है। यहाँ हमारी बैंक और कटारी बैंक के बीच हर्षद मेहरा ब्रोकर हैं। हमारी बैंक हर्षद मेहरा को पैसे देगी और वो कटारी बैंक को पैसे लौटाते वक्त भी यही प्रोसीजर फॉलो होगा, और जाहिर सी बात है कि ब्रोकर होने के नाते हर्षद मेहरा को कुछ भी कमीशन मिलेगा। इसी को बीआर कहते हैं। फिर भास्कर सूरज को बीआर देते हुए कहता है कि इस बार को 2 हफ्तों में क्लियर कर दो। तब सूरज कहता है कि सर, इसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा, और वो भास्कर को रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन भास्कर कहता है कि नहीं, 2 हफ्ते का मतलब 2 हफ्ते ही है। फिर एक दिन भास्कर हर्षद मेहरा के बैंक स्टेटमेंट चेक कर रहा होता है, तब उसको करोड़ों में ट्रांजैक्शन मिलते हैं, और एक स्टेटमेंट में से ये भी पता चलता है कि भास्कर के बैंक ने हर्षद मेहरा को लोन दिया था, मगर हर्षद ने वो पैसे कटारी बैंक को दिए, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं मिला था। हैरानी की बात तो ये थी कि हर्षद मेहरा ने कटारी बैंक से भी बीआर लिया था, यानी वो दोनों तरफ से पैसे ले रहा था। भास्कर सोच में पड़ जाता है कि दो बैंकों के बीआर लेकर ये आखिर कर क्या रहा है, क्योंकि वो कुछ दिनों बाद वो पैसे लाकर बैंक में लौटा देता है। तब भास्कर अपने तरीके से इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करता है। फिर हमें पता चलता है कि हर्षद मेहरा बैंक से बीआर लेकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता था। वो किसी भी शेयर को बहुत कम कीमत पर
खरीदकर लोगों को उसे खरीदने को कहता कि ये शेयर आगे जाकर बहुत बढ़ेगा। फिर सभी के इन्वेस्ट करने से स्टॉक का प्राइस बढ़ जाता था, तो हर्षद मेहरा उस स्टॉक को बेच देता, तब उसकी वैल्यू फिर से गिर जाती। इसी तरीके से जो भी प्रॉफिट होता वो हर्षद मेहरा खुद रख लेता और बाकी बचे पैसे बैंक को लौटा देता। पहले तो खासकर ये सब चेयरमैन को बताने की सोचता है, लेकिन इसमें उसका क्या भला क्या फ़ायदा होने वाला था। वो खुद ही सूरज से मिलकर एक डील करता है कि हर्षद मेहरा जब भी किसी बैंक से बियर लेगा उसे 1% कमीशन भास्कर को देना होगा और हर शेयर को खरीदने और बेचने से पहले उसे भास्कर को इन्फॉर्म करना होगा, ताकि भास्कर भी उन शेयर से फ़ायदा उठा पाए। अब सूरज के पास कोई और रास्ता नहीं था, वो झट से उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद हर्षद मेहरा ने डील के मुताबिक बैंक से बियर लेकर भास्कर को 1% दिया। और सवाल अब ये था कि इन पैसों को वाइट में कैसे बदला जाए। तब एंथनी का एक पुराना साथी था अनवर। भास्कर अनवर से मिलकर उसे इस बारे में बताता है। अनवर कहता है कि हम अगर इन पैसों को लॉटरी वालों को दे दें तो वो हमें विनिंग लॉटरी देगा। लॉटरी जीतकर कुछ पैसे टैक्स से कटेंगे और बाकी बचे तुम्हारे बैंक में आ जाएंगे। ऐसे करके भास्कर को 25 लाख की लॉटरी लगती है, जिसमें से टैक्स कटकर उसके हाथ में 17,70,000 बचते हैं। उन पैसों को वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। देखते देखते भास्कर 17 लाख से 70 लाख बदल देता है, क्योंकि हर्षद मेहरा उसे शेयर्स की सारी जानकारी दे रहा था। अब प्रेजेंट में भास्कर लक्ष्मण से कहता है कि सर, मैंने एक दिन लॉटरी खरीदी थी, वही जीतकर मैंने शेयर मार्केट में लगाया था और ऐसे करते करते मुझे प्रॉफिट होने लगा। लक्ष्मण पूछता है कि तुमने एक दिन में इतने पैसे 70 लाख रुपए कहाँ खर्च कर दिए। भास्कर कहता है कि उसमें से मैंने अपनी बहन की शादी करवाई। शादी की शॉपिंग के लिए जब मैं अपनी बीवी और बहन को लेकर एक मॉल गया तो उन लोगों ने हुलिया देखकर मेरा बहुत मजाक उड़ाया, तो मैंने मॉल वालों को घमंड उतारने के लिए एक महंगी गाड़ी खरीदी और उसी में आकर मैंने उस पूरे मॉल का सारा सामान भी खरीद लिया। इसी में मैंने पूरे 70 लाख उड़ा दिए। अब पास में जब वापस भास्कर को बियर का 1% मिलता है तो वो फिर से अनवर के पास जाता है। इस बार अनवर उसे एक फेक कंपनी बनाने का आइडिया देता है, तो भास्कर सुमति के नाम से फूड बिजनेस ओपन करता है। इसी से रिलेटेड वो जाली अकाउंट्स बनाता है, ये शो करने के लिए फूड बिजनेस के लिए बाहर से प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहे हैं, यानी वो लोग फर्जी तरह से खर्चे दिखा रहे थे। इस दौरान भास्कर को पीने की भी लत लग जाती है और दिन ब दिन भास्कर का रवैया बदलने लगता है, मानो उसके अंदर पैसों का घमंड आ गया हो। तो वो अपने कलीग से भी ठीक से बात नहीं करता। ये सब देख सुमति को बहुत बुरा लगता है। फिर एक दिन कटारी बैंक का मैनेजर कुछ काम से भास्कर के पास आता है। बातों बातों में बीआर की भी बात निकलती है, जिस पर भास्कर कहता है कि हर्षद मेहरा के पास 90 करोड़ का बीआर आना बाकी है। ऊपर से वो तो नए बीआर के बारे में भी पूछ रहा है। तब मैनेजर हैरान होकर कहता है कि 90 करोड़ इतनी बड़ी अमाउंट का पीआर तो मैंने कभी पास ही नहीं किया। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 करोड़ किए होंगे। ये सिग्नेचर भी मेरे नहीं हैं और हर्षद मेहरा ने मेरे नाम से फर्जी दस्तखत किए हैं। अगर आरबीआई ने इंक्वायरी की तो मुझे पक्का जेल हो जाएगी। ये सब सोच सोचकर मैनेजर को वहीं हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद जब सूरज भास्कर के पास आता है तो भास्कर उसे धमका देता है कि पहले 90 करोड़ का बीआर चुका दो, तभी तुम्हें नया बीआर पास होगा। इसी बीच सांबा स्मगलिंग करते हुए पकड़ा जाता है, तो भास्कर पुलिस को पैसे खिलाकर उसकी बेल करवाता है। फिर भास्कर का साला उससे कोई इमरजेंसी के लिए पैसे मांगता है और इस दौरान सुमति और उसकी माँ के बीच खूब कहासुनी हो जाती है। उसकी माँ कहती है कि फूड बिजनेस का सुझाव मैंने तुझे दिया था और मेरी वजह से तुमने इतना पैसा कमाया है। ये सुनकर सुमति गुस्से में अपनी शॉप तोड़ देती है और घर में इतना कलेश होता देख भास्कर के पिताजी इतने सालों के बाद अपना मुंह खोलते हैं। वो भास्कर को अकेले में ले जाकर पूछते हैं कि तुम असल में क्या काम करते हो, मुझे बताओ, क्योंकि इस बिजनेस के बिल्स को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये बिल असली हैं। और ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ जो कि सीए रह चुका हूँ। तब भास्कर अपने पिताजी को सब कुछ सच सच बता देता है। इसके बाद जब वो भास्कर को समझाते हैं तब जाकर भास्कर के दिमाग में पैसों का नशा उतरता है। फिर वो अपने साले और दोस्त माँ की सांबा की हेल्प करता है और जिन लोगों ने उसने जलील किया था उन सबसे माफ़ी मांगता है। इसके बाद एक दिन जीएम भास्कर को बुलाकर पूछता है कि तुम मिस्टर हर्षद मेहरा के बीआर को अप्रूव क्यों नहीं कर रहे हो। भास्कर कहता है कि सर, उनकी तरफ से 90 करोड़ आना बाकी है, ऐसे में मैं एक और बीआर अप्रूव कैसे कर दूं। लेकिन जीएम भास्कर पर दबाव डालने लगता है, जिससे तंग आकर भास्कर बैंक से रिज़ाइन कर देता है।
फिर रिज़ाइन करने के अगले दिन ही सीबीआई ऑफिसर भास्कर के घर आकर उसे पूछताछ के लिए ले जाती है। लक्ष्मण कहता है कि तुम्हारे अकाउंट में जो भी पैसे हैं उनको व्हाइट में शो करने के लिए तुमने सारे इंतज़ाम कर रखा है, लेकिन मैं चाहूँ तो उन पैसों को 1 सेकंड में गायब कर सकता हूँ। अगर मैंने इस बारे में इनकम टैक्स को खबर कर दी तो तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम वो 100 करोड़ हर्षद मेहरा को दे दो। यानी कि बैंक का जीएम और सीबीआई ऑफिसर लक्ष्मण दोनों हर्षद मेहरा के साथ मिले हुए थे। ये भास्कर के 100 करोड़ देते ही हर्षद मेहरा बीआर चुका देगा और जेल जाने से बच जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर भी कार्रवाई चल रही थी। और अब हमें पता चलता है कि बैंक का चेयरमैन भी इन सब में शामिल था। अब भास्कर ना चाहते हुए भी सारे पैसे हर्षद के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है और वापस जहाँ था वहाँ पर आ जाता है। फिर अगले दिन सभी को एक शॉकिंग बात पता चलती है, क्योंकि भास्कर ने 10 दिन पहले अपने बैंक से सारे पैसे निकाल लिए थे। अब इसकी एंट्री सिर्फ लेज़र में मैनुअली थी, तभी किसी को कुछ भी पता नहीं चला और पैसा ट्रांसफ़र करते समय जीएम हड़बड़ी में इस बात को नोटिस नहीं कर पाया था। इस तरह भास्कर को हम अपने परिवार के साथ फ्लाइट में बैठा देखते हैं और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब भास्कर ने अपने पिताजी को ये सारी बातें बताई थी, तभी उसके पिताजी ने कहा था कि आज नहीं तो कल इनकम टैक्स और आरबीआई वाले तुम्हारे पास ज़रूर आएंगे। एक काम करो, तुम इन पैसों को बैंक से निकाल लो, उससे हम अमेरिका में एक घर खरीद लेते हैं। जिसके बाद भास्कर खुद इनकम टैक्स वालों को बैंक के चेयरमैन जीएम और सीबीआई ऑफिसर लक्ष्मण के बारे में खबर कर देता है और पुलिस इन सबको अरेस्ट कर लेती है। हर्षद मेहरा को भी इंटेरोगेशन के लिए बुला लिया जाता है। इस तरह इन सभी को फंसाकर भास्कर अमेरिका में ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने लगता है। यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।